Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is the second video in the Union Budget 2021 series. In the first video, we learned about the health and well-being pillar of the Union Budget 2021. Today, we will talk about the second pillar, that is infrastructure. So let's have a look at the various pillars again. So you need to remember these pillars so that you can write a good answer. Also, you can mark correct in the prelims objective type paper also. So there are six pillars. First is health and well-being, we covered in our previous video. Second one is physical and financial capital and infrastructure. So basically it is about capital and infrastructure. There are two keywords. This we will discuss today. The third one is inclusive development for aspirational India. Then fourth one is reinvigorating human capital. Fifth one is innovation and research and development. And the sixth one is minimum government, maximum governance. So these all we will be discussing in our upcoming videos. So let's start today's that is physical and financial capital and infrastructure. So national infrastructure pipeline. First point in infrastructure is national infrastructure pipeline. It is very important topic. As a whole we will discuss it separately, but for this in budget they have expanded it to include for 7400 projects. So there would be now 7400 projects in the national infrastructure pipeline. So this is very important project for infrastructure development throughout the country. It is a huge project and will definitely it is very important and we need to discuss it. So we will make a separate video. But for budgetary purpose, when they are including this much of new project, they will be needing a lot of capital, right? So funding requirement जो है उसको improve करने उसको लाने के लिए फंडिंग को लाने के लिए there are three mechanisms जिसको propose किया गया बजट में. One is creating an institutional structures जिससे कि फंडिंग आए. सेकेंड इज मोनेटाइजिंग एसेट्स, जो एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं गवर्नमेंट के उनको मोनेटाइज करें. थर्ड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर के शेयर को बढ़ाएं. ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर जो बजटरी एक्सपेंडिचर या कोई भी एक्सपेंडिचर दैट इज ऑन फिक्स्ड एसेट लाइक लैंड, ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन, रेलवे कंस्ट्रक्शन, जो फिक्स्ड एसेट्स है उसके लिए जो एक्सपेंडिचर होता है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं. तो एनहांसिंग द शेयर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. फर्स्ट इज क्रिएटिंग द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स. अब कैसे क्रिएट करेंगे, इसके लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सेटअप किया गया है बाय प्रोवाइडिंग फॉर 2000 करोड़ रुपीस. 2000 करोड़ रुपए देके डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को सेटअप किया गया है. इसका काम क्या है, टू प्रोवाइड, टू इनेबल एंड टू एक्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग. इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग देना, कोई दे रहा है तो उसको इनेबल करना और कोई ले रहा है तो उसके लिए एज ए कैटलिस्ट वो करना. मतलब खुद भी देगा, देने वालों को भी फैसिलिटेट करेगा और लेने वालों को भी फैसिलिटेट करेगा क्रेडिट. ठीक है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. सेकेंड इज डेब्ट फाइनेंसिंग के लिए ये काम आएगा एफपीआई के थ्रू. ठीक है, इसके लिए इन्होंने इनविट्स और जो रेट्स है इनके लेजिस्लेशन में थोड़ा अमेंडमेंट करेंगे. अब सबसे पहले हम देखते हैं रेट्स क्या होती हैं. रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये क्या होती हैं? These are listed entities. Generally, these are kind of mutual funds, both. ठीक है, तो REITs क्या होते हैं? रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए ये क्या करते हैं? पूल फंडिंग करते हैं, पूल ऑफ फाइनेंसेस करते हैं. जैसे कि मान लो आपने इन्वेस्ट करना है लेकिन आपके पास कम पैसे हैं, आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए है और 1 लाख में आप रियल एस्टेट में तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते. ठीक है, तो क्या है, आप जैसे 100 लोग हो गए, सबने मिलके 1-1 लाख रुपए दिया, इट अमाउंट्स टू 1 करोड़. और इस 1 करोड़ से आपने, या जो भी आपका फंड मैनेजर है, इस ऐसा जो फंड मैनेजर है उसको बोलेंगे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. ये ट्रस्ट क्या करते हैं, ये पूल्ड फंडिंग है इसको लेके और जनरली इन्वेस्ट करते हैं इधर रेंट जनरेटिंग में या फिर उसको रीसेल पर्पस के लिए. ठीक है, और जो प्रॉफिट होता है वो डिवाइड हो जाता है, सिमिलर टू द म्यूचुअल फंड्स. इसी तरह इनविट्स हैं, दीज आर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. सेम वही म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं, जैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं वैसे ही ये चीज में इन्वेस्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में. इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लेकिन आप अगर अकेले हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं तो जितना भी आपका अमाउंट है वो आप इसमें इनको दे सकते हैं और ये आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो इन दोनों के जो है इन दोनों में एफपीआई से इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया गया इस बजट के द्वारा. इससे क्या होगा कि जो डेब्ट फाइनेंसिंग है उसको इनेबल करेंगे फॉर डेवलपमेंट ऑफ
इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा कि हमने देखा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग की प्रॉब्लम थी, तो पहला जो फंडिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका था दैट वाज थ्रू इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। सो दो चीजें इन्होंने की हैं, फर्स्ट इज डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और दूसरा फॉर डेब्ट फाइनेंसिंग। नेक्स्ट इज मोनेटाइजिंग एसेट्स, सेकंड था इन इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एनआईपी के अंदर। सो इसके लिए ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का डिक्लेरेशन हुआ है। इसमें क्या पोटेंशियल ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स हैं। ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं? जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जिनको इंप्रूव किया जा सकता है या जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है फर्दर, तो इनको पहले डिमार्केट करेंगे और एक एसेट मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, जहां पे क्या इन्वेस्टर्स देख सकेंगे कि कौन सा गवर्नमेंट है वो सेल कर रही है, कौन सा एसेट, और उसके थ्रू इन्वेस्टर्स से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मोनेटाइज किसको करेंगे? जैसे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स है, स्पोर्ट्स स्टेडियम है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जो एसेट्स हैं, इनको गवर्नमेंट जो है मोनेटाइज करने का प्लान कर रही है। ठीक है, सो बाय दिस दे विल मोनेटाइज देयर एसेट्स, एग्जिस्टिंग एसेट्स, और इन एग्जिस्टिंग एसेट्स के बेस पे जो फंड्स आएगा उसको वो यूज करेंगे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में। थर्ड वाज एनहांसिंग द शेयर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो इस बार बजट में इन्होंने 5.54 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर जो डिक्लेयर किया है, जो कि पिछला 4.1 लाख करोड़ से 34.5% ज्यादा है, दैट इज 5.5 लाख करोड़। आपको वैसे तो याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ये याद रखते हैं तो यू कैन कोट इट इन एनी मेंस एग्जामिनेशन आंसर, और इवन स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट भी कभी कभी पूछ लेते हैं, इंटरव्यू में भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो यू कैन हैव कि अप्रोक्सीमेट 5.5 लाख करोड़ रुपए जो है दैट हैज बीन डिमार्केटेड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर टू फंड द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ये तो हो गया एनआईपी की बात। नेक्स्ट है अदर टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ट्रांसपोर्ट में हम बात करेंगे सभी रोड, रेलवे और वाटरवे। ठीक है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या प्लान है? मोर इकोनॉमिक कॉरिडोर्स आर बीइंग प्लान्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट है एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट। सभी जितने भी नए 4 और 6 लेन के हाईवेज होंगे उस पे एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा, क्योंकि देखो ट्रैफिक कंजेशन इज वन ऑफ द इश्यूज। कंजेशन की वजह से क्या होता है? टाइमली डिलीवरी नहीं होती है सामान की। ठीक है, और जब सामान की टाइमली डिलीवरी नहीं होती है तो वो बहुत कॉस्ट भी और टाइम भी दोनों ओवररन हो जाता है। टाइम एंड कॉस्ट ओवररन की वजह से क्या इंडिया इज वन ऑफ द कंट्री जिसमें टाइम एंड कॉस्ट ओवररन काफी ज्यादा होता है, तो इसको अवॉइड करने के लिए एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट का यूज किया जाएगा। सो फर्स्ट वाज रेलवे, सेकंड इज रोडवेज, सेकंड इज आवर रेलवे। रेलवे के लिए देखिए नेशनल रेल प्लान बनाया गया है 2030 तक के, जो कि जरूरी है टू मेक इंडियन रेलवे फ्यूचर रेडी। ठीक है, एडवांसमेंट के लिए। नेक्स्ट है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है 2022 में कमीशन हो जाएंगे। अब ये दोनों क्या 2016 में ये स्टार्ट किए गए थे, 2016 में वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेलवेज के लिए, फ्रेट के लिए, ताकि हाई स्पीड ट्रेन्स को फ्रेट के लिए यानी कि सामान को, जो मालगाड़ियां होती हैं उनको चलाया जा सके। तो जो वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है ये दादरी इन यूपी से लेके जेएनपीटी मुंबई तक है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ये लुधियाना पंजाब से धानकुनी वेस्ट बंगाल है। ये 2016 में स्टार्ट हुए थे और करंट बजट के अकॉर्डिंग 2022 में कमीशन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर टूरिज्म बढ़ाने के लिए विस्टाडोम कोचेस डिजाइन किए जाएंगे, बेसिकली टूरिस्ट रूट पे ट्रेन के अंदर। विस्टाडोम कोचेस क्या होते हैं? जनरली ओपन टाइप ऑफ कोचेस होते हैं। ओपन कोचेस मतलब ग्लास के कोचेस होते हैं, जिसमें जैसे टूरिस्ट प्लेसेस पे जब वो ट्रेन निकलती है तो वहां से आप बाहर देख सकते हैं पूरा। एक एग्जांपल है जो शिमला वाली टॉय ट्रेन है, उसमें इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है अभी गवर्नमेंट की तरफ से विस्टाडोम कोचेस। नेक्स्ट है इंडिजिनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, आपको पता है ट्रेन कॉलिजन्स हैं, होते हैं अभी भी। ठीक है, देयर आर सम इश्यूज रिगार्डिंग सिग्नलिंग, तो इसके लिए ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन एरर की वजह से जो ट्रेन कॉलिजन होता है वो रुक पाएगा इसमें। थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज पोर्ट्स, दैट इज वाटरवेज। तो 7 प्रोजेक्ट्स जो है इसमें ये पीपीपी मोड पे ऑपरेट करने के लिए दिए जाएंगे 21-22 में, मेजर पोर्ट्स। ठीक है, टोटल इंडिया में 13 मेजर पोर्ट्स हैं, याद रखना है। ठीक है, 13 मेजर पोर्ट्स है, 6 ऑन द वेस्टर्न साइड और 7 ऑन द ईस्टर्न साइड। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी इनका जरूर आपको बताऊंगा कौन कौन से हैं।
तो इनमें से 13 में से 7 प्रोजेक्ट है पीपीपी बेस पे ऑपरेट करने के लिए दिए जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। ठीक है, तो अभी बताया नहीं गया कौन से होंगे वो 7 पोर्ट्स, बट 7 पोर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट है जो मर्चेंट शिप्स है उनको फ्लैग करने के लिए, उनकी फ्लैगिंग को प्रमोट करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। इससे क्या होगा कि जब भी कोई इंटरनेशनल कंपनी कोई भी जब टेंडर निकालेगी तो इंडियन कंपनीज के लिए इट विल गेट इजी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट है सब्सिडी सपोर्ट प्रोवाइड करेगी इंडियन शिपिंग कंपनीज को। तो जब भी कोई फॉरेन कंपनी या इवन इंडियन कंपनी कोई टेंडर निकालेगी फॉर शिपिंग, तो इसमें इंडियन कंपनीज के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि दे विल बी सब्सिडाइज्ड अंडर दिस स्कीम। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आएगी। जब भी ऐसा कुछ होगा, ज्यादा अगर सीधी सी बात अगर कोई भी टेंडर है इंडियन कंपनीज को अगर मिलेगा तो डेफिनेटली रिक्वायरमेंट होगी स्किल्ड वर्कर की, नॉन स्किल्ड वर्कर की। स्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी तो ट्रेनिंग दी जाएगी, नॉन स्किल्ड की होगी तो सबको एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कैपिटल इन्फ्यूजन बढ़ेगा। ठीक है, सो दिस वुड बी अ वेरी गुड वर्चुअस साइकिल बोल सकते हैं इसको। वर्चुअस साइकिल हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट से कैपिटल और कैपिटल से एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये जनरेट हो सकता है थ्रू दिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। नेक्स्ट है वेरियस अदर टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन में अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज एन इशू इन इंडिया। ठीक है, तो अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बनाए जाएंगे एक्सपेंशन ऑफ थ्रू मेट्रो रेल्स। ठीक है, और सिटी बस सर्विसेज को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए 18,000 करोड़ रुपीस का वो किया गया है, अलग से सेट असाइड किए गए हैं इस पर्पस के लिए। इसके लिए टीयर 2 सिटीज में मेट्रो लाना है और टीयर 1 सिटीज की जो पेरिफेरल एरियाज हैं उनके लिए मेट्रो लेके आने हैं। इसके लिए मेट्रो लाइट और मेट्रो न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाएगा। इन टेक्नोलॉजीज की वजह से क्या है, प्राइसेस जो है, कॉस्ट जो है वो कम रहेगी। क्योंकि देखिए टीयर 2 सिटीज में बहुत ज्यादा जाम वगैरह नहीं लगता है, और अगर कॉस्टली मेट्रो होगा तो वहां पे राइडरशिप कम होगी। दिल्ली मुंबई जैसे सिटी में तो राइडरशिप बहुत ज्यादा होगी ऑलरेडी, क्योंकि जाम ज्यादा लगता है, टाइम कम कंज्यूम होता है, तो इट्स फाइन। बट टीयर 2 सिटीज में और इवन पेरिफेरल एरिया ऑफ दीज सिटीज, यहाँ पे अगर हमें कम कॉस्ट में लेके आने तो देयर आर 2 प्रोजेक्ट्स, मेट्रो लाइट एंड मेट्रो न्यू टेक्नोलॉजीज, जो कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस बजट में जिसका प्रोविजन किया गया है। सो इस बजट में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्ट पे ध्यान दिया गया, अर्बन ट्रांसपोर्ट पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट इज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जो उज्ज्वला स्कीम है अभी तक 8 करोड़ लोगों के लिए थी, 8 करोड़ लोगों के लिए थी। इसमें 1 करोड़ अदर बेनिफिशियरीज को ऐड किया जाएगा थ्रू 2021-22 बजट। नेक्स्ट है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। अब क्या जनरली आपने देखा होगा सिलेंडर के थ्रू ही गैस मिलती है। ठीक है, तो पाइप्ड गैसेस को 100 मोर सिटीज में विद इन नेक्स्ट 3 इयर्स पहुंचाने की बात है जो इस बजट में कही गई है। ठीक है, और इसके अलावा कोऑर्डिनेशन एंड फैसिलिटेशन ऑफ बुकिंग भी इजी करने की बात की गई है। तो जहाँ पे गैस पाइपलाइन चली जाएगी वहां तो बुकिंग का कोई वही नहीं है, चक्कर ही नहीं है, और जहाँ गैस पाइपलाइन नहीं है वहां पे बुकिंग को फैसिलिटेट करने के लिए इस बजट में प्रोविजन डाले गए हैं। नेक्स्ट है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्कॉम्स के साथ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ। तो सबसे पहला एक फ्रेमवर्क दिया गया है जिसमें कंज्यूमर्स को अल्टरनेटिव दिया जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिकली इन बिग सिटीज की 2 या 3 डिस्कॉम्स है, आपको जो मर्जी उस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से आप अपना कनेक्शन ले सकते हैं। अभी तक क्या कंज्यूमर के पास चॉइस नहीं होती, अभी क्या सिर्फ इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स है उनके पास चॉइस होती है टू टेक व्हिचएवर डिस्कॉम दे वांट। बट जो रिटेल कंज्यूमर है, जो हाउस होल्ड कंज्यूमर्स है, उनके पास ये अल्टरनेटिव नहीं होता, उनके एरिया में जो भी है उसी से उनको लेना पड़ेगा। तो फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है कि आप डिफरेंट अल्टरनेटिव से, अल्टरनेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से आप अपना पावर सप्लाई ले सकें। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए रिफॉर्म बेस्ड और रिजल्ट लिंक नई स्कीम अनाउंस की गई है। इस स्कीम में क्या होगा, डिस्कॉम्स है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए असिस्टेंस दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा क्या प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग की जाएगी और फीडर सेपरेट किया जाएगा। इससे क्या होगा, सिस्टम अपग्रेड हो जाएगा। दोबारा बताता हूं, देखो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए पैसे दिए जाएंगे, असिस्टेंस दी जाएगी। इसकी वजह से क्या प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग होगी। ठीक है, अब क्या प्रीपेड मीटरिंग से क्या होगा, बिजली चोरी बच जाएगी, आपको जितने यूनिट्स मिले उतने ही आप यूज कर पाओगे, वो नहीं हो पाएगा। बाकी सेपरेट फीडर होगा फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। और इसके अलावा जो सिस्टम्स है, एग्जिस्टिंग सिस्टम है, उसमें क्या है, अपग्रेड किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, मेन जो है वो ट्रांसमिशन लॉस जो है उसको कम करना है। ठीक है,
प्रोडक्शन लॉस तो जो है वो है, लेकिन ट्रांसमिशन लॉस बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसको कम करना है। इसके अलावा नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन 2021-2022 लॉन्च किया गया बाय दिस बजट। ठीक है, हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, हाइड्रोजन इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट फ्यूल और चीप भी है। तो अभी तक क्या बहुत इजी नहीं है इसके थ्रू एनर्जी को कंज्यूम करना, so they are making plans, ठीक है, गवर्नमेंट इज मेकिंग प्लान्स थ्रू नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन 2021-2022। ये तो हमारी बात होगी इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब बात करते हैं हम फाइनेंशियल कैपिटल की। ठीक है, फाइनेंशियल कैपिटल के लिए क्या है, सिंगल सिक्योरिटी मार्केट्स कोड टू बी बोर्न। सिक्योरिटी मार्केट्स हैं, अब इंडिया में बहुत तरह की सिक्योरिटीज हैं। ठीक है, उसके लिए एमसीएक्स है, एनसीडीईएक्स है, ठीक है, सेबी है, डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज के लिए अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं, अलग अलग कोड हैं, अलग अलग रूल्स हैं। तो इसके लिए एक सिंगल रूल की बात की गई है इस बजट में। नेक्स्ट है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हब, फिनटेक हब बनाया जाएगा जो गुजरात फाइनेंशियल वो है, आईएफएससी है, गिफ्ट सिटी गुजरात है इसमें। तो फिनटेक हब बनाया जाएगा। इससे क्या होगा, जो ग्लोबल लेवल पे जो पैसों का लेन देन है दैट विल गेट वेरी इजी थ्रू फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है गोल्ड एक्सचेंजेस जो है अभी तक जो रेगुलेट होते हैं डिफरेंट है, अब क्या करेंगे, सेबी के अंडर सारे जितने भी गोल्ड एक्सचेंजेस हैं, जैसे एमसीएक्स है फॉर एग्जांपल, तो इन एक्सचेंजेस को सेबी रेगुलेट करेगी। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को स्ट्रेंथन किया जाएगा। एज यू नो हमारा जो वेयर हाउसिंग है दैट इज गुड, बट उसमें काफी इश्यूज हैं, स्पेसिफिकली लॉस रिलेटेड। ठीक है, तो इस अथॉरिटी को हमें स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। इन्वेस्टर चार्टर बनाया जाएगा ताकि क्या है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके उसमें राइट्स बताए जाएंगे। अभी क्या होता है, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज इन्वेस्टर्स को अपने राइट्स का नहीं पता होता, इस वजह से क्या इन्वेस्ट करने में झिझकते हैं। बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं, छोटे इन्वेस्टर्स को इश्यू आता है, और अगर वो लिटिगेशन स्टेज पे चले जाते हैं या कोई केस वगैरह में चले जाते हैं तो छोटे इन्वेस्टर्स को ज्यादा फायदा नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई देयर वुड बी डेवलपमेंट ऑफ एन इन्वेस्टर चार्टर। नेक्स्ट इज कैपिटल इन्फ्यूजन ऑफ 1000 करोड़ फॉर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 1000 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूज किया जाएगा फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को 1500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सो इन दोनों को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना एसईसीआई को और आईआरईडीए को इसमें बजट में प्रोविजन दिया गया ताकि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो गवर्नमेंट का फोकस है, जो कंट्री का फोकस है, उसको इंप्रूव किया जा सके। नेक्स्ट है अदर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। इंश्योरेंस सेक्टर में अभी तक जो एफडीआई है 49%, उसको बढ़ा के 74% करने की बात की गई है। इसके अलावा फॉरेन ओनरशिप और फॉरेन कंट्रोल को भी इजाजत दी गई है बाय दिस बजट। नेक्स्ट है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये दो जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज हैं जो प्राइवेट सेक्टर में है, इनको गवर्नमेंट वो करेगी, कंस्ट्रक्ट करेगी। पीएसबीज को रिकैपिटलाइज करेगी बाय गिविंग रुपीस 20,000 करोड़। ठीक है, ये 2019-20 के बजट में था, उसी के एक्सटेंशन में 1920-2021 और ये उसी का एक्सटेंशन है। Again they will recapitalize the PSBs, public sector banks, by giving 20,000 crore. Next है Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act 1961 है, जो हम DICGC Act है, इसको अमेंडमेंट की जरूरत है क्योंकि देखो इस पे काफी बहस हुई थी जब बताया गया था कि ओनली ₹1 लाख वुड बी इंश्योर्ड। ठीक है, तो क्योंकि डिपॉजिटर्स जो है वो थोड़ा डर गए थे और इस वजह से क्या वो वापस लेना पड़ा था गवर्नमेंट को। सो इस जो एक्ट को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट है, इसको अमेंड करने की बात कही गई है। नेक्स्ट है डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेटेजिक सेल, इसके लिए नई पॉलिसी बनाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट का फाइनेंशियल रिफॉर्म्स है, जो गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स है उनके लिए ट्रेजरी सिंगल अकाउंट सिस्टम फॉर ऑटोनोमस बॉडीज टू बी एक्सटेंडेड फॉर यूनिवर्सल एप्लीकेशन। अब क्या है, अलग अलग जितनी भी ऑटोनोमस बॉडी है उनके लिए डिफरेंट सिस्टम्स हैं ट्रेजरी बिल को परचेज करने के लिए, सेल करने के लिए। सो ट्रेजरी सिंगल अकाउंट सिस्टम, एक सिंगल अकाउंट सिस्टम बनाया जाएगा जिसकी की यूनिवर्सल एप्लीकेशन होगी, चाहे कोई भी ऑटोनोमस बॉडी है, कोई भी बैंक है, कोई भी है गवर्नमेंट की बॉडी है, वो अगर कुछ भी ट्रेजरी से काम करना चाहेगी तो सिंगल एप्लीकेशन के थ्रू काम हो जाएगा। नेक्स्ट है सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर फॉर स्ट्रीमलाइनिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। फाइनली आत्मनिर्भर भारत प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पीएलआई है, प्रोडक्शन लिंक्ड
इंसेंटिव। ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत ये टैगलाइन है इस बार की, स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड-19। तो ये बहुत सारी जगह में आपको देखने को मिलेगा, कल भी हमने इस वर्ड का जिक्र किया था। तो आत्मनिर्भर भारत प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये किस चीज के लिए है? फॉर बेटरिंग द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो इसके लिए क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 13 सेक्टर्स में नेक्स्ट 5 ईयर्स में इतने पैसे दिए जाएंगे। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है कि इस स्कीम के अंदर 13 सेक्टर्स को कुछ पैसे दिए जाएंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स में। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू क्रिएट एंड नर्चर मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल चैंपियंस फॉर एन आत्मनिर्भर भारत। सेल्फ रिलायंट भारत के लिए मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल चैंपियंस को इंडिया के अंदर ही बनाने की, मतलब कि इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात है, जो कि हम काफी टाइम से मेकिंग इंडिया कैंपेन के अंदर करते आ रहे हैं। तो इसके लिए इस बार थोड़े एडिशनल पैसे दिए गए। इसके अलावा क्या, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनको ग्लोबल सप्लाई चेन का इंटीग्रल पार्ट बनने में हेल्प की जाएगी, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बढ़ाया जाएगा। और इसकी वजह से क्या, स्केल एंड साइज। देखिए, इकोनॉमी ऑफ स्केल अगर आपको पता होगा, इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है? अगर आप एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हो सकता है उस पर आपके 10 रुपए खर्च हो जाए, लेकिन अगर आप उसी को 100 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो हो सकता है आपके 500 रुपए में 100 यूनिट प्रोड्यूस हो जाए, दैट इज 5 रुपीज पर यूनिट। सो इकोनॉमी ऑफ स्केल, एक जितना आप बढ़ाएंगे प्रोडक्शन को एक पर्टिकुलर अमाउंट तक, क्वांटिटी तक, तब तक क्या है, उसकी इकोनॉमी कॉस्ट है जो कम होती जाएगी। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमी ऑफ स्केल। तो इसको लाने की जरूरत है। और इसके अलावा जॉब्स मिलेगी यूथ को, ये तो है ही है। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहीं भी ग्रो करेगा तो उससे जॉब्स मिलेगी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेकंड पैरामीटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल, फाइनेंसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस वाज द सेकंड पिलर ऑफ बजट। नेक्स्ट पिलर्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आपकी कोई भी अगर क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा info@gyanmemansa इज माई ईमेल आईडी, उस पर आप ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज आप वो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।